नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। और हमारी जो एनसीईआरटी सीरीज एसएसटी की चल रही है वो आप देख रहे होंगे। और मैंने पहले भी बताया है कि जो है हमारा जो व्हाट्सएप नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आप संपर्क करिएगा और आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, चैप्टर वाइज जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस दिन का। ओके, चैप्टर 8 है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। अच्छा, मैंने पहले भी बताया कि न्यू एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर लिखा है, पहले अलग था, पुराना था। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है गांव कैसे खुशहाल गांव समृद्ध शहर बना, इसके बारे में पूरी बातें इसमें रहेंगी पूरे चैप्टर में। यानी कि गांव शहर में व्यापार, कृषि और उसके बनावट को लेकर ये पूरा लेसन रहेगा। अच्छा, लोहे के औजार और खेती। लोहे के औजार और खेती। लोहे का औजार किसमें पाया गया था? महापाषाण के कब्रों में पाया गया था। ये 3000 साल पहले जो है लोहा मिल गया था। तीन 3000 साल पहले लोहा मिल गया था, पाया गया था। और फिर इसके बाद औजार, जो औजार बनने लगे, ये तो कब्रों में मिला था 3000 साल पहले, जिससे पता चला हाँ वहाँ तब के लोग जो है लोहे के बारे में जान गए थे। और फिर इसके बाद में 2500 साल पहले, 2024 चल रहा है, 2500 साल पहले, यानी कि लगभग 500 और पीछे जाइए, इससे ईसा मसीह के 500 साल पीछे जो है लोहे का औजार बनने लगा था। लोहे का औजार बनने लगा था। अच्छा, जब लोहे का औजार बनने लगा तो अब कृषि में कैसे काम आया? कृषि का जो हल होता था वो जो लकड़ी का और फिर हड्डियों का बनने लगा था, उसके लकड़ी, हड्डी और पत्थर, 3 चीज का इस्तेमाल होता था। तो उस जो बनता था उसका फिर क्या हुआ कि लोहे का जब बनने लगा तो जो हल का फाल होता है वो लोहे का बनने लगा, जिससे खेती और अच्छी होने लगी। खेती कैसे अच्छी हुई? लोहे के फाल या कहिए औजार और रोपण इससे पहले के लेसन में पढ़ाया जा चुका है। रोपण वो होता है जब धान की खेती जो है पहले बीज छीट के की जाती थी, बीज फैला दी जाती थी, फिर उससे होती थी। तो उसमें कुछ पेड़ जो जीवित रहते थे, कुछ जीवित नहीं रहते थे, जिससे मतलब अच्छी से खेती नहीं होती थी। जब रोपण वाला काम जाने, रोपण वो होता है जिसमें पहले छीट दिया जाता है, पेड़ लगता है, फिर उसको उखाड़ के फिर दूसरी जगह पेड़ लगाई जाती है, उसको रोपण बोलते हैं। तो रोपण होने लगा तो खेती जो है बहुत अच्छे से होने लगी धान की। फिर इसके बाद अब आ गया यहाँ पे सिंचाई। सिंचाई का इस्तेमाल बहुत जरूरी है खेती के लिए। जब सिंचाई होने लगी, एक सेकंड, मार्कर नहीं सही है। जब सिंचाई होने लगी तो बहुत अच्छा उत्पादन होने लगा। अच्छा, सिंचाई के लिए क्या करते थे? कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचाई। तो इसमें जो राजा थे, उस समय राजा महाराजा लोग रहते थे, उन्होंने क्या किया कि सिंचाई, एक तो जलाशय, कृत्रिम जलाशय यानी आर्टिफिशियल जलाशय, जो बारिश हो उसका पानी भर जाए, वो बनवाया। और कुएं खुदवाए, नलकूप लगवाए कई जगह, जिससे सिंचाई अच्छे से होने लगी और उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ा तो व्यापार बढ़ा और कर भी बढ़ गया। उत्पादन बढ़ा, व्यापार बढ़ा और कर भी बढ़ गया, जिससे जो कर की वजह से जो राजा है वो और संपन्न होते गए। जब राजा और संपन्न होगा और फिर देखेगा कि हाँ इससे जो है अच्छा हो रहा है, तो वो जो अपनी राज्य में और अच्छे से व्यवस्था करने लगा, सिंचाई की और नए नए आविष्कारों पर खर्च करना, ये सब राजा करने लगा ताकि अच्छे से व्यापार, उत्पादन बढ़े और कर उसको मिले। ये सब यहाँ से शुरू हुआ है। कृषि से खुशहाल गांव हुआ, गांव से फिर व्यापार, व्यापार से शहर की तरफ सब हुआ। गांव में 3 तरह से लोग रहते थे। गांव में कितने 3 तरह से लोग रहते थे। एक था वेल्ला,
गांव में एक बहुत बड़े भूस्वामी होते थे, उसमें बहुत, जिनके पास बहुत ज़मीनें हैं, अपना खुद उस ज़मीन पर, उस खेत पर काम नहीं करते हैं, दूसरे लोग करते हैं मजदूरी पर। और एक था जिनको तमिलनाडु में, जिनको तमिल में, और ये संगम साहित्य, तमिल का जो साहित्य की पुस्तक है उसमें संगम साहित्य में मिला, संगम साहित्य में मिला। जो बहुत बड़े भूस्वामी होते थे उनको वेल्ला बोला जाता था, और जो छोटे भूस्वामी होते थे, जो छोटे होते थे, इनसे छोटे, तो उनको बोलते थे, एक सेकंड, उनको बोलते थे उड़वार, छोटे किसान नहीं, जमींदार कहिए, भूस्वामी, भूस्वामी को उड़वार, राय उड़वार, और वेल्ला बोलते थे बड़े भूस्वामी। और जो कुछ लोग भूमिहीन थे, दूसरे के खेतों में काम करते थे, उनको बोलते थे दास, कसे डियार। ये सारे शब्द का इस्तेमाल होता था। यानी कि गांव में 3 तरह से लोग रहते थे, वेल्ला, उड़वार, दास, कसेडियार। अच्छा, आज भी जो है गांव में 3 कैटेगरी के लोग हैं, लेकिन ये तीसरा जो ये है, तीसरा कैटेगरी, जब भारत में सीलिंग कानून आई, और भारत में एक बार आ चुका है कि जिनके पास ज़्यादा खेती है उनको अदर लोगों में बांट दिया गया, जिनके पास कुछ नहीं था। लेकिन तब भी अभी ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है। इसके 2-3 कारण हो सकते हैं, ये थोड़ा अलग बोल रहे हैं। इसके एक कारण हो सकता है कि हो सकता है उनको ना मिला हो उस क्षेत्र में, वहाँ पे इतने बड़े भूस्वामी ना रहे हो। जैसे एकड़ रखा गया था, 18 एकड़ रखा गया था। 18 एकड़ से जिसके ज़्यादा हो ज़मीन, वो उसका अलग अलग लोगों में बटेगा। तो जो है, या तो ऐसा रहा होगा। और दूसरा एक कारण है जो बहुत बड़ा कारण है, जो मैंने भी देखा है, कि लोगों ने, वो जब फ्री की कोई चीज़ मिलती है तो उसको संभाल नहीं पाता इंसान। तो कई लोग उसको बेच के बाद में खाए हैं, हाँ, खेती ये नहीं कर पाए सही से। तो इसलिए आज भी जो है बिना भूमि के मजदूर लोग हैं आज भी। सिक्के, अगला टॉपिक है सिक्के। सिक्के में क्या उस समय चलता था, आहत सिक्के। आहत सिक्के चलता था, और ये पाया गया था पूरे उपमहाद्वीप में। अच्छा, पूरे उपमहाद्वीप की बात हो रही है। उपमहाद्वीप क्या होती है ये हम पहले भी बता चुके हैं। उपमहाद्वीप में सिर्फ भारत नहीं है, उपमहाद्वीप में 6 कंट्री हैं, आज के 6 कंट्री है, ठीक, क्योंकि सब बढ़ गए बाद में। तो अब 3 तो पता ही है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश अलग हुए 47 और 71 में। आहत सिक्के वो आप देख लीजिएगा, जो पिछला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो से, यानी चैप्टर 1 से ये सब चीज़ें जो है बताई जा रही हैं। आहत सिक्के जो है वो पाई गई सोने चांदी पर जो है आकृति छाप दी जाती थी दबा के, कोई उसमें कुछ लिखा नहीं रहता था, तो इसलिए आहत बोला गया, क्योंकि उसको आहत किया गया, दबा के छापा गया, इसलिए आहत सिक्के। आहत सिक्के उस समय चलते थे, प्रचलन में थे। और ये जो है लगभग 2000 साल तक था, 2000 साल तक था। 2024 चल रहा है, सॉरी 2000 साल पूर्व, हाँ, दो 2000 साल पूर्व तक था। और इसको ऐसे भी क्वेश्चन समझ सकते हैं कि 500 साल तक ये चला, 500 साल तक आहत सिक्के प्रचलन में रहें, प्रचलन में रहें। आहत सिक्के जो है 500 साल तक प्रचलन में रहें, और या 2000 साल पूर्व तक रहें। ओके,
आप इसको नोट कर लीजिए, या तो एक बार फिर से देख लीजिए। अच्छा, एक बात और है कि जो कहानियों के फॉर्म में कुछ बीच बीच में एनसीईआरटी में कहानियां हैं, तो उनको थोड़ा बहुत बोलेंगे तो ठीक है, वरना उसका जो है हम उसका क्लिप जो है कटिंग लगा देंगे वीडियो में, आप देख लीजिएगा, ठीक। क्योंकि वो पूछे नहीं जाते, बस ये एक कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर याद रहे या जानना चाहिए तो ठीक है। क्योंकि अब तो कई जो अभी सीटेट तो ऐसे नहीं पूछता है इतना, लेकिन और जो पेपर हैं, बीपीएससी है, बीपीएससी टीचर का जो हुआ है, और उसमें जो है कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए, यानी सीधे सीधे ऐसे नहीं पूछ लिया गया है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि कीवर्ड लिखा दो, बस कंसेप्ट भी पूछा गया है घुमा घुमा के, जिसको घुमा घुमा के बोलते हैं। तो इसलिए सारी चीज़ें जो है मालूम होनी चाहिए, तभी जो है आपका पेपर निकलेगा। सीटेट तो निकल जाएगा, सीटेट के लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सीटेट तो एनसीईआरटी बेस्ड है ही है, पूछ लेता है, बस 6 to 8 पढ़ लो, पेपर 2 निकल गया। ओके, अभी जो बताया है वेला और उड़वार, ये सब जो है दक्षिणी भारत में जो भूस्वामी होते थे उनको बोला जाता था। और उत्तरी भारत में जो है, अब हम भारत की बात आ गई है, उपमहाद्वीप से भारत की बात हो रही है। देश के उत्तरी हिस्से में क्या था, ग्राम भोजक, जो बड़े भूस्वामी होते थे उनको ग्राम भोजक बोलते थे, बड़े भूस्वामी। अच्छा, ये जो बड़े भूस्वामी होते थे इनको कर वसूलने के लिए भी दिया जाता था, और ये किसी के लिए फैसला, यानी अदालत का भी काम, न्यायालय का भी काम करते थे। जो बड़े भूस्वामी होते, इतना दबदबा था। अब सोच लीजिए, जिस भूस्वामी है, जिसके खेतों में जो काम कर रहा है, उसका फैसला वही सुनाएगा, वही सारा फैसला लेगा। तो कितना नाइंसाफी है। गृहपति, और गृहपति जो छोटे होते थे, छोटे भूस्वामी या यूं कहिए किसान, लेकिन इनका खुद का जमीन होता था, खुद की भूमि होती थी। छोटे भूस्वामी कहिए, ये छोटे किसान, ये गृहपति कहलाते थे। उत्तर भारत मतलब जैसे उत्तर प्रदेश बिहार है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, सब उत्तर भारत में आते हैं। वहाँ पे ग्राम भोजक बड़े भूस्वामी को बोलते थे, गृहपति छोटे भूस्वामी को बोलते थे। और क्या था, अधिकांश गांव में जो है लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे शिल्पकार होते थे। इनको शिल्पकार ही बोलते हैं। बढ़ई, शिल्पकार शब्द भी एक बहुत बड़ा सम्मानीय शब्द है, लेकिन बढ़ई और कुम्हार ही सिर्फ बोल दो तो लगता है कि बस बहुत छोटा तबका है कोई। खैर, प्राचीनतम तमिल रचनाएं, तमिल की प्राचीनतम जो रचना है संगम साहित्य, जिससे हमें वहाँ के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती है। जैसे ये सब जो जाने हैं वेल्ला तमिल के बारे में, और उसकी पुरानी भाषा है, वहाँ की क्या सामाजिक स्थिति थी, वो सब संगम साहित्य से मालूम हुआ। प्राचीनतम साहित्य, संगम साहित्य। और ये जो एकत्रित की गई है काफ़ी अलग अलग चीज़ों को, मदुरै एक जगह था, वहाँ पे संकलित की जाती थी अलग अलग रचनाएं। कभी सम्मेलन होता था मदुरै में, वहाँ पे संकलित की जाती थी। वो था 2300 साल पहले, यानी 2300 साल पहले जो संगम साहित्य जो है संकलित रूप में लिखी गई थी। जातक कहानियाँ, जातक कहानियों का संबंध बौद्ध धर्म से है। जातक कहानियाँ बौद्ध जो भिक्षु थे वो अलग अलग जगह की कहानियाँ एकत्रित करके संकलित करके लिखे हैं, जिनको जातक कहानियों के नाम से जानते हैं। इसी जातक कहानी में एक कहानी है कि कैसे एक निर्धन इंसान कैसे अमीर बन गया, कैसे धनवान बन गया, अमीर सब ने कैसे धनवान बन गया। तो वो कहानी है, वो आपको वीडियो पे दे देंगे। अब उसमें क्या बताया, काफ़ी लंबी कहानी है।
बेरी गाजा ये कहाँ है? भरूच, जो पाकिस्तान के बगल में है, जिस पर पाकिस्तान अपना कब्जा किए है। भरूच का प्राचीनतम यूनानी नाम। अच्छा, ये जो भरूच है वो भी चाहता है कि जो भारत मुझे जैसे पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल को अलग किया था वैसे मुझे भी कर दे, लेकिन एक बार गलती करने के बाद बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी इनको भी मतलब वहाँ स्वतंत्रता दिला दे, सब कर दे, बाद में यहाँ भी भारत के खिलाफ सब चलता रहेगा, यहाँ पे भी आतंकवाद पलते रहेंगे, फिर फ़ायदा क्या है? मथुरा, वाराणसी, मदुरै, इन 3 शहरों का जो है वो बहुत ज़्यादा उस समय वर्चस्व था, बहुत समृद्धिशाली थे। मथुरा जो है, मथुरा में 2500 साल पहले ही समृद्धिशाली था, और 2000 साल पहले कुषाण ने अपनी दूसरी राजधानी बना ली थी। यहाँ पे जो है कपड़े का काम और जो है और व्यापार बहुत अच्छे से होता था, और वाराणसी में भी कपड़े का काम, कपड़े की बुनाई होती थी, तभी तो इतना उस पर अगर जो संस्कृत के किसी साहित्य को पढ़ो तो काफ़ी कहानियाँ मिलती हैं इन सब जगहों की। अब मदुरै तमिल में है, ये दक्षिण का काम है, दक्षिण के कपड़ों की काम होते थे, कपड़े की बुनाई। दक्षिण में कपड़ों की बुनाई को लेकर मदुरै फेमस था, और उत्तर भारत में वाराणसी था मेन कपड़े को लेकर। और ये एक मथुरा धार्मिक केंद्र के रूप में भी बहुत फेमस था। और इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है कि मथुरा में ही जो है महात्मा बुद्ध जी का जो है मूर्ति बनना जब शुरू हुआ तो मथुरा तक्षशिला में ही शुरू हुआ। और मथुरा भी धार्मिक केंद्र है, और इस समय पहले भी कृष्ण नगरी भी कहा जाता है मथुरा को। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है सूत काटने और बुनने के नियम। ये अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने, कौटिल्य ने। ओके, इन्होंने इसके नियम लिखे सूत काटने के। उस समय जो आर्टिफिशियल धागों से आज कपड़े बन जाते हैं वो सब तो बनते नहीं थे, सूत के से बनते थे, यानी कॉटन के बनते थे। तो इन्होंने कुछ नियम बताए थे। ऐसे इनके नियम काफ़ी सख्त हैं और ठीक भी है। जैसे इन्होंने जो रिटायर्ड दासियां हैं उनको कहा उनको काम दो, स्त्रियों को काम दो, जो घर तक जा रही हैं, जो कारखाने तक आ पा रही हैं तो उनको तो, नहीं आ पा रहे तो घर तक पहुंचाओ, और सभी को काम देने के लिए कहा। और 2 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा विवादास्पद है कि इन्होंने ये कहा कि जो स्त्री काम लेने गई या सूत काट के फिर जमा करने गई कारखाने में, तो जो वहाँ के अधिकारी अगर उसको देखते हैं गलत निगाह से तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और दूसरा है सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा क्या मिलनी चाहिए नहीं पता है, सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जब कोई जो महिला है और वो काम समय पर पूरा न कर पाए तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सज़ा अंगूठा काटने तक भी हो सकती है। कितनी नाइंसाफ़ी वाली बात है। हाँ, खैर स्त्रियों के साथ और नीचे तबकों के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी होती रही है, और पता नहीं कब उसका होगा सही। बताओ, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा क्या मिलनी चाहिए कुछ नहीं पता। और अंगूठा काटना कोई छोटी चीज़ तो नहीं, बहुत बड़ी बात है। अंगूठा कट जाएगा, काम कैसे करेगा इंसान। खैर, अरिकामेरू पंतन 2200 से 1900 साल पूर्व था। ये पंतन, ये जगह थी जिनको पंतन के रूप में बनाया गया था। पंतन माना गया, पंतन जहाँ जहाजें उतरती है, सामान लदती है, जाती है दूसरी जगह, वो होता है। यहाँ पे एक पात्र पाया गया फोरा टाइप का, जिसमें लगा कि हाँ यहाँ तेल ओल इसमें रखा जाता था, शराब रखा जाता था, शराब का व्यापार होता था। शराब कोई आज की चीज़ नहीं है। रोमन लैंप, शीशे के बर्तन तथा रत्न यहाँ पे ये सब पाए गए, जिससे लगता है कि हाँ ये सब व्यापार हुए होंगे। अच्छा, रोमन लैंप जो पाया गया है, जो आज रोम में पाया जाता है,
तो रोमन लैंप ये वहाँ का बना हुआ नहीं था, ऐसा मतलब उससे प्रतीत हुआ पुरातत्वविदों को कि ये इंडिया में बनाया जाता था, वहाँ सप्लाई होता था, व्यापार होता था। अच्छा, रोमन जो था रोमन क्या, रोम जो इस समय इटली की है राजधानी, वो यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य एशिया यहाँ तक पूरा फैला हुआ था। यूरोप यहाँ तक फैला हुआ था। और यहाँ पे क्या क्या मिला ये समझ लेते हैं। और यहाँ पे अरिकामेडु पंतन में छोटे छोटे कुंड मिले, कपड़ों की रंगाई। इससे प्रतीत हुआ कि कपड़ों की रंगाई यहीं पे होती थी, यानी वहीं पे काम करके वहीं पे माल लद के चला जाता था। ओके, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में लिखे मिले। बर्तनों पर आज भी लोग खासतौर पर जब कोई किसी को शादियों में गिफ्ट करता है तो लिखा देता है, तो गांव में तो आज भी होता है। बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ पाया गया। ब्राह्मी लिपि में पाया गया, प्राकृत भाषा होगी, उस समय प्राकृत भाषा होती थी, लिपि थी ब्राह्मी लिपि में। अगस्टस ये रोमन के शासक थे, 2000 साल पहले तक शासन इन्होंने किया। अच्छा, इन्होंने कहा कि जो रोम है वो था ईंटों का शहर था, मैंने इसको संगमरमर का बना दिया, यानी इतना विकास किया। और इन्होंने काफ़ी मंदिरें बनाई। अच्छा, इन सब चीज़ों से पता चलता है कि 2000 साल पहले जो है जब मंदिर बन रहा है तो मंदिर का संबंध आज के किस धर्म से है ये आप समझ सकते हैं। इसका मतलब कि सब एक ही थे, एक ही चीज़ से जुड़े हुए थे, बोलने की ज़रूरत नहीं। और बस ये लेसन कंप्लीट हो गया। और थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण तिथियां जो किताब में रहती है वो लिखा देते हैं, ये आप इसको एक बार देख लीजिए। महत्वपूर्ण तिथियां जो एनसीईआरटी में लिखी रहती है पीछे, वो भी मैंने इसमें लिख दिया, यही प्लस पॉइंट है इस चैनल का। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी सबसे ज़्यादा एकदम से बढ़ने लगा, खेतों में, हल के रूप में और भी कई चीज़ों में। और नगर और आहत सिक्के का प्रयोग कब होने लगा, यानी नगर का विकास कब हुआ इसको लेकर है, और आहत सिक्के कब से आए उसको लेकर है, 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले हो गई थी। इसी से तमिल के इतिहास के बारे में भी हम लोगों को जानकारी होती है। अरिकामेडु का पंतन ये जो है करीबन माना जा रहा है 2200 से 1900 साल पहले ये पंतन बना था और काफ़ी व्यापार में प्रयोग होता था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और चूंकि फ्री पीडीएफ दे रहे हैं तो उसमें और विस्तार से आप उसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। बस गुरु दक्षिणा के रूप में बस करना आपको बस यही है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी अपने वीडियो डालेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा और आप उसको देख सकेंगे। हमारा जो चैनल है एनसीईआरटी सीरीज, हम 6 to 12th तक जाएंगे, और जो सोशल साइंस है 10th तक, फिर 11th 12th का हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। जो भी DSSS बी का तैयारी कर रहा है, BPSC का कर रहे हैं, TGT का कर रहे हैं, यूपी के या किसी और जगह के, जो भी एनसीईआरटी, ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेपर कहीं का भी हो। और विशेषकर सीटेट 6 to 8 तक ही पढ़ना है। CDP की क्लास भी जल्दी ले आएंगे। अभी तो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है और CDP की चलाएंगे जब नवंबर के करीब, जब पेपर लगभग नज़दीक आ जाएगा। CDP कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बस ये है कि पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिस के तौर पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते रहना चाहिए और सब अच्छे से हो जाता है। तो बस ये बात याद रखिएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और व्हाट्सएप नंबर जो है उससे आप जुड़ जाइए, आपको PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।